शिवाय के कहने पर गौतम ने अदिति को इंडिया से बाहर अफ्रीका भेज दिया था, जहां उसे कुछ अनजान आदमियों ने घेर लिया था। अदिति पूरी तरह से डर गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो चिल्लाते हुए बोली, दूर हटो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। जो मेन दरवाजा था वहां पर कई सारे लोग खड़े हुए थे, पर ऐसे वैसे नहीं, बल्कि लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी, जिनका सामना तो वो डेफिनेटली नहीं कर सकती थी। तभी उसके सामने खड़े आदमी ने कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हारे भाई ने तुम्हें हमारे हवाले किया है, तो अब से तुम हमारी अमानत हो। अब ये भूल जाना कि तुम इंडिया कभी वापस भी जा पाओगी। इतना बोलकर उस आदमी ने तुरंत अपनी बात को अफ्रीकन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वहां खड़े बाकी आदमियों को बताया, और फिर वो सब लोग भी हंसने लगे। कहाँ अदिति ये सोच रही थी कि वो कुछ दिन अफ्रीका में बिताकर वापस इंडिया लौट आएगी और फिर आरोही की जिंदगी बर्बाद करेगी, पर उसके सारे अरमानों पर पानी पड़ चुका था। उसे क्या पता था कि वो गौतम के इतने बड़े जाल में फंस चुकी है। धीरे धीरे करके वहां खड़े आदमियों ने अदिति को घेरना शुरू कर दिया। न केवल वो भूखे शेर जैसे उसे देख रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में वासना भी साफ दिखाई दे रही थी। पर अदिति कहीं नहीं जा सकती थी। वो उस घर में बुरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब खुद को बचाने का उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। जब उसने देखा कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो गौतम को कोसते हुए गुस्से में बोली, गौतम, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गई तो सबसे पहले तुझे बर्बाद करूंगी। तूने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज से मैं तेरी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, और आरोही तेरी भी। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो लगातार बस चिल्लाए जा रही थी और गौतम और आरोही को गालियां दे रही थी, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही उसकी ये हालत हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरोही को अचानक से छींक आई। तभी शिवाय ने पीछे से कहा, लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। आरोही ने कहा, नहीं तो, कोई याद करता है तब तो हिचकियां आती है ना, छींक थोड़ी आती है। शिवाय ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हुए कहा, हाँ, जब कोई हमें दिल से गालियां निकाल रहा होता है तब हमें छींक आ रही होती है। शिवाय की बात सुनकर आरोही को अचानक से किसी बात का एहसास हुआ और उसने तुरंत पूछा, अच्छा, इन सब से याद आया कि गौतम ने आखिर अदिति को कहाँ भेजा है? मैंने सुना है कि वो इंडिया से बाहर चली गई। क्या ये सच है? शिवाय इस वक्त लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था, पर जैसे ही आरोही ने उससे ये पूछा तो उसने तुरंत टाइपिंग करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मेरी गौतम से कल रात के मैटर के बारे में बात हुई थी और उसने मुझे कहा था कि वो अदिति को अफ्रीका भेज देगा, तो मुझे लगता है कि शायद उसने यही किया होगा। और वैसे भी ये उन दोनों भाई बहन का मैटर है, मैं इन सबके बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ। आरोही ने जब सुना कि गौतम ने अदिति को इतनी दूर अफ्रीका भेज दिया है तो वो काफी हैरान हुई और बोली, पर गौतम ने अदिति को इतनी दूर क्यों भेज दिया? शिवाय ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, क्यों, तुम यही तो चाहती थी कि अदिति तुम्हारी नजरों से बहुत दूर चली जाए, तो अब जब वो चली गई है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आरोही? ये तो अच्छा है ना कि वो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ नहीं रहेगी तो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। आरोही ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शिवाय ठीक कह रहा था। वो यही तो चाहती थी कि अदिति उनकी जिंदगी से दूर चली जाए और वो इस देश से बाहर रहेगी तो कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगी। पर उसे कहीं न कहीं इस बात का भी डर था कि उसने अदिति की ईगो को हर्ट किया है। अगर वो लड़की वापस लौटी तो उन लोगों से बदला जरूर लेगी, और यही इस वक्त आरोही का सबसे बड़ा डर था। वो भी चुपचाप बैठकर अपना काम करने लगी। उसने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो लोग हॉल में बैठे थे, तो उसे पता था कि वहां पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर वो कुछ भी करेगी या फिर कुछ उल्टा सीधा बोलेगी तो सामने वाली पार्टी को पता चल जाएगा। पर ये चीज आरोही को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। हर जगह कैमरे से घिरे रहना उसे बिग बॉस की फील दे रहा था, क्योंकि वहां पर भी तो लोग हमेशा 24 घंटे कैमरे की नजर में रहते थे। यही सोचकर वो हंसते हुए धीरे से बोली, वाह, मेरी लाइफ एक रियल बिग बॉस बन गई है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे ही 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रहूंगी। क्या लाइफ है तेरी आरोही। हालांकि वो खुद से ही बातें कर रही थी, पर शिवाय ने उसकी हंसी की आवाज सुन ली थी
तभी वो सीरियस होते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? मुझे भी बताओ, मैं भी हंसना चाहता हूँ। आरोही ने हंसना बंद कर दिया। ये देखकर शिवाय को कुछ भी समझ नहीं आया, तो वो तुरंत उसके पास आया। तभी आरोही थोड़ा नर्वस होते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आरोही इसलिए अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। शिवाय को भी ये बात समझ में आ गई थी। उसने तुरंत आरोही को अपनी बाहों में ले लिया और उसे रूम में लेकर आ गया। आरोही के गाल लाल हो चुके थे। उसने फिर शर्माते हुए कहा, शिवाय, आज आपको क्या हो गया? इतने रोमांटिक मूड में क्यों हो? शिवाय भी रोमांटिक अंदाज में बोला, क्यों ना हूं मैं रोमांटिक मूड में? आखिर में इतने वक्त बाद अपनी वाइफ के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का टाइम जो मिला है। पता है, मैंने तुम्हें कितना याद किया और हमारे रोमांस को कितना ज्यादा मिस किया। अब जब मैं आ गया हूँ तो मुझे इसका थोड़ा फायदा तो उठा लेना चाहिए। इतना बोलकर वो दोनों हंसने लगे। इसके बाद शिवाय ने आरोही को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं किया। उन्होंने अच्छा खासा अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड किया क्योंकि वो दोनों इतने वक्त बाद एक दूसरे के साथ थे। और कुछ यूं ही 2-3 दिन निकल गए। इस दौरान कुछ नहीं हुआ। सब लोग काफी शांत थे। शिवाय भी वापस अपने बिजनेस को संभालने लगा। मालिनी भी वापस अब्रॉड चली गई क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी शिवाय का मन नहीं बदल सकती और फिर शिवाय भी आरोही को कभी नहीं छोड़ेगा, तो भला वो यहाँ पर रहकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करे। उन्होंने इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वापस अपने घर लौट आई। गौतम ने भी उस रात के बाद आरोही को परेशान करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर वो आरोही को परेशान करेगा तो इसका सीधा असर शिवाय के ऊपर होगा और वो इस वक्त शिवाय को ऑफेंड नहीं कर सकता था, तो वो भी बिल्कुल शांत रहा और ना ही उसने अदिति की खबर लेने की कोशिश की। उसने सब कुछ उस आदमी के ऊपर छोड़ रखा था जो उसने अदिति के लिए वहाँ पर अरेंज किया था। अब चाहे वो लोग अदिति के साथ कुछ भी करें, इससे गौतम को कोई मतलब नहीं था। कुछ यूं ही वक्त बीत गया और वीकेंड आ गया। सैटरडे को आरोही की छुट्टी थी। वो घर पे बैठे काफी ज्यादा बोर हो रही थी। सामने बिग बॉस चल रहा था पर उसका मन कहीं दूसरी जगह पर ही था। वो काफी बेचैन लग रही थी। हॉल में घूमते घूमते अचानक वो सोफे पर गिर गई और कुछ ही देर में सो भी गई। ये काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। कोई इंसान ऐसे ही सोफे पर गिर के अचानक से सो कैसे सकता है? जब शिवाय ने मॉनिटर पर यह देखा कि आरोही अजीब सा बर्ताव कर रही है तो वो भी डरने लगा। दरअसल वो इस वक्त ताहिर के साथ था और आरोही पर नजर रख रहा था, पर ये वो कैमरे थे जो उसने घर पर लगा रखे थे। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से आरोही सो कैसे गई क्योंकि अभी तक वो हॉल में चक्कर काट रही थी। ताहिर भी बहुत ध्यान से आरोही को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी उन दोनों ने देखा कि आरोही अचानक से उठ गई है, पर इस बार उसके बॉडी एक्सप्रेशंस बहुत अलग थे। ऐसा लग रहा था कि वो नींद में चल रही है। उसकी आंखें खुली थी पर वो अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी, जैसे कि कोई उसे दूर से कंट्रोल कर रहा हो। आरोही खड़ी हुई और घर के मेन दरवाजे की तरफ गई और फिर बाहर एक गाड़ी में जाकर बैठ गई जो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। शिवाय ने जब ये देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया और बेचैन होकर बोला, चलो हमें इसी वक्त आरोही के पास चलना चाहिए, चलो ताहिर। ताहिर उसे रोकते हुए बोला, शिवाय तुम पागल तो नहीं हो गए? हम भाभी का पीछा कैसे करेंगे? हमें क्या पता कि ये कहाँ जा रही है? शिवाय मुझे तो गड़बड़ लग रही है। तुमने भाभी को देखा ना, वो कितना अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें दूर बैठे कंट्रोल कर रहा है। सच बताऊं तो मुझे ये चीजें अब डरा रही हैं। शिवा ने भी डरते हुए कहा, तुमसे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आरोही कहाँ जा रही है और वो ये सब कुछ नींद में कर रही है या फिर वो जगी हुई है, पर फिलहाल मुझे आरोही को बचाना होगा। ताहिर ने फिर से पूछा, अरे पर ये तो बताओ कि हम ये करेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि आरोही कहाँ जा रही है? शिवाय भी उस रूम में घूमते हुए यही सोच रहा था कि वो आरोही को कैसे बचाएगा, पर तभी उसकी नजर उसके फोन पर गई और उसे कुछ याद आया। वो एकदम से खुश होते हुए बोला, अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया कि मैंने आरोही के फोन में लोकेशन ट्रैकर इंस्टॉल किया था। मैं उससे पता लगा सकता हूँ कि आरोही कहाँ जा रही है। यस! ताहिर ने जब ये सुना तो उसे भी काफी तसल्ली हुई। उसने कहा,
चलो अच्छा है कि तुमने जीपीएस इंस्टॉल किया हुआ था। अब हम आरोही को ट्रैक करके उस तक पहुंच जाएंगे। चलो अब हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर ताहिर और शिवाय दोनों बिना वक्त जाया किए वहां से निकल गए। शिवाय ने वो लोकेटर ऑन कर लिया था, जिससे उसे लगातार आरोही की लोकेशन पता चल रही थी। शायद सामने वालों को ये चीज नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने अभी तक आरोही का फोन बंद नहीं किया था। यहाँ से राइट लेना है, ताहिर ने आरोही की लोकेशन को देखते हुए कहा और शिवाय ने राइट लिया। ऐसे ही ताहिर उसे रास्ता बताता गया। जहाँ एक तरफ शिवाय आरोही तक पहुँचने के लिए रास्ते में था, तो वहीं दूसरी तरफ आरोही एक सुनसान सी जगह पर पहुँच गई थी। वो कुछ देर तक चेयर पर बेहोश रही। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने चारों ओर देखा और वो एकदम से शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके लिए वो थोड़ी देर पहले तक घर में थी और अब अगले ही पल जब उसकी आंखें खुली तो लोकेशन चेंज हो चुकी थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। अचानक से पलक झपकते ही घर कैसे बदल गया। आरोही अपना सर पकड़ते हुए बोली, ये मैं इस वक्त कहाँ हूँ? ये सब क्या हो रहा है? उफ, मेरा सर। आरोही को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर थी और उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके लिए तो वो अभी तक घर में थी और अब वो एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहाँ का उसे कोई आइडिया भी नहीं था। इसका मतलब ये सब कुछ वो दूसरी पार्टी कर रही थी। क्या वो लोग आरोही से कुछ चाहते थे जिसके लिए उन्होंने उसे किडनैप किया था? आरोही को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे एक सुनसान से कमरे में रखा था। आरोही को कोई आइडिया नहीं था कि वो वहां पर कैसे पहुंची और उसके साथ अब क्या होने वाला है। जहां एक तरफ आरोही किडनैप हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ शिवाय जितनी स्पीड से गाड़ी चला सकता था उतनी स्पीड से चला रहा था। चला नहीं रहा था बल्कि हवा में उड़ा रहा था, क्योंकि उसे कैसे भी करके आरोही तक पहुंचना था। बीच रास्ते में उसके सामने कई गाड़ियां भी आ रही थी, पर उसने अपनी स्पीड धीरे नहीं होने दी। कम ऑन, अरे साइड हटो यार, आज इन सबको मेरी ही गाड़ी के आगे क्यों आना है? आरोही बस थोड़ी देर हिम्मत रखना, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस वक्त शिवाय हाईवे पर था। तभी ताहिर ने तुरंत घबराते हुए कहा, शिवाय रुको, मुझे आरोही का सिग्नल नहीं मिल रहा है। देखो ये कहीं गायब हो गया, अब इस पर वो रेड लाइट नहीं आ रही है। शिवाय ने जैसे ही ये सुना उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई। ताहिर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम आरोही का सिग्नल नहीं खो सकते। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ताहिर ने कहा। शिवाय मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने ही आरोही के फोन में लोकेटर ऑन किया था और अब लोकेशन शो नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। शिवाय गुस्से में बोला, ताहिर हमारे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वहाँ आरोही की जिंदगी खतरे में है। हम में से कोई नहीं जानता कि वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। पता नहीं उसे वहां पर क्यों बुलाया है। तुम कुछ करो, कुछ भी करो, बस वो लोकेशन वापस से ऑन करवाओ। शिवाय इस वक्त बौखलाया हुआ था। उसकी जान इस वक्त आरोही में अटकी हुई थी। जब तक वो आरोही तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे चैन नहीं पड़ने वाला था। वो दोनों सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उनके पास हर्ष का कॉल आया। शिवाय ने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत कॉल पिक कर लिया और बोला, क्या अपडेट है? कुछ पता चला? हर्ष नर्वस होते हुए बोला, नहीं, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं लग पाया है। हम उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे हाईवे पर वो गाड़ी एक्सचेंज हो गई। हमें लगा कि शायद मैडम इसी कार में है, पर जब हमने इसे रोककर अंदर की ओर देखा तो यहाँ पर कोई नहीं था। वो लोग बहुत शातिर हैं। उन्होंने चालाकी से गाड़ियां बदल दी ताकि हम उन तक पहुंच ही ना पाए। शिवाय फिर इरिटेट होकर बोला, तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हें एक काम दिया था और तुमसे वो भी नहीं हुआ। सीरियसली तुमने गाड़ी तक खो दी। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। ओह गॉड, मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि आरोही कहाँ पर है? शिवाय अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। पर ठीक उसी वक्त ताहिर थोड़ा खुश होकर बोला, शिवाय सिग्नल मिल गया, लोकेशन ऑन हो गई, यस। शिवाय ने जब सुना कि सिग्नल वापस मिल गया है तो वो भी खुश होकर बोला, थैंक गॉड, मुझे जल्दी से बताओ कि कहाँ की लोकेशन बता रहा है। ताहिर ने फिर से उसे डायरेक्शन देना शुरू किया ताकि वो लोग जल्द से जल्द आरोही के पास पहुंच सके।
शिवाय आरोही तक पहुंचने की पूरी कोशिश में लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ आरोही ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने दो औरतें खड़ी थीं। एक तो करुणा थी, पर वो दूसरी लेडी को पहचान नहीं पा रही थी। उसने कभी भी उन्हें नहीं देखा था। आरोही ने चारों ओर देखा, पर वहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे कि उसे किसी बेसमेंट में बंद किया गया हो। और वहां पर काफी सारे बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती, सामने खड़ी लेडी ने पूछा, क्या तुम ही आरोही गोयनका हो? आरोही उनका सवाल सुनकर तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं। कौन आरोही गोयनका? मैं किसी आरोही को नहीं जानती। मैं आरोही नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये जानते हुए कि सामने वाली पार्टी को उसके बारे में सब कुछ पता है, तब भी आरोही ने झूठ बोला। पता नहीं क्यों, पर उसके दिमाग में यही आया, जबकि वो जानती थी कि वो लोग उसे पकड़ लेंगे। वो सामने वाली लेडी हंसते हुए बोली, इतना झूठ बोलना भी अच्छा नहीं है। हमें पता है कि तुम ही आरोही हो। वो लेडी दिखने में काफी खूबसूरत थी, बेहद एलिगेंट और वेल मैनर्ड। यहाँ तक कि वो जैसे खड़ी थी उससे ही पता चल रहा था कि वो कितनी स्ट्रिक्ट हैं। आरोही भी मुंह बनाते हुए बोली, तो जब आपको पता है कि मैं कौन हूँ तो फिर मुझसे ये सवाल क्यों पूछा और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग मुझसे चाहते क्या है? पिछले 1 महीने से मुझे परेशान करके रखा है। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं नींद में क्या क्या करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप ही का किया धरा है। साइड में करुणा हंसते हुए बोली, हाँ, हमने ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। उस दिन तुम मेरी बातों में बहुत जल्दी फंस गई थी, तब से ही मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। वैसे मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। तुमने हमारी अच्छे बच्चे जैसी बात मानी है। आरोही ने करुणा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अभी भी अपने सामने खड़ी लेडी को देख रही थी। उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि इस खेल की मास्टरमाइंड करुणा नहीं, बल्कि वो लेडी है जो इस वक्त उसके सामने खड़ी थी, जिसे उसने आज तक नहीं देखा था। पर पता नहीं क्यों, फिर भी उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जरूर उस लेडी का गोयनका फैमिली से कोई रिश्ता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप लोग मुझसे चाहते क्या है? एक बार में बता क्यों नहीं देते? क्यों मुझे मेरे ही पति के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं आप? आरोही को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर करुणा तुरंत गुस्से में झुंझलाते हुए बोली, हे लड़की, आवाज नीचे। तू नहीं जानती कि तू किसके सामने अपनी आवाज ऊंची कर रही है। ये अपनी वॉल्यूम ना कम रख। यहाँ पर तेरी चीख पुकार कोई नहीं सुनेगा। आरोही ने जानबूझकर चिल्लाते हुए कहा, मैं धीरे बात नहीं करूंगी। आप लोगों ने मुझे किडनैप किया है और ना जाने मुझसे 1 महीने से क्या क्या करवा रहे हैं। आप लोग होते कौन है मुझे कंट्रोल करने वाले? करुणा फिर से चिल्लाते हुए बोली, कहा ना आवाज नीचे। तुझे पता नहीं है कि तू किसके सामने अपनी आवाज ऊंची कर रही है? आरोही ने भी गुस्से में पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आंटी कौन है? आप लोगों ने ना तो मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाया। अब मुझे कोई सपना तो नहीं आ रहा है ना कि मुझे इन्हें देखकर इनका नाम पता चल जाएगा? ऐसी कौन सी प्राइम मिनिस्टर आई है? आरोही को इस तरह से बहस करते हुए देखकर करुणा थोड़ी चिढ़ गई और मन ही मन बोली, ये लड़की गोयनका फैमिली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे इनकी बहू नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ करुणा की साइड में खड़ी लेडी आगे आई और हल्की सी स्माइल देते हुए बोली, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आरोही अपने कान खोलकर यही सुन रही थी कि वो लेडी कौन है। वो जानना चाहती थी कि उन्होंने उसे क्यों किडनैप किया। उस लेडी ने कहा, मेरा नाम गायत्री सिंह है और मैं शिवाय की माँ हूँ। इतना बोलकर गायत्री आरोही को देखने लगी। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने नफरत भरी आवाज में कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। मैं ही तुम्हारी असली मदर इन लॉ हूँ। आरोही ने जब सुना कि गायत्री शिवाय की असली माँ है तो वो दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। उसे तो आज तक लगता था कि शिवाय की माँ सालों पहले ही मर चुकी हैं और उसे कोयल ने पाला है, तो अब अचानक से उसकी बायोलॉजिकल मदर कहाँ से आ गई थी? ये तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया हो। आरोही अभी भी ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, तो उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आप शिवाय की माँ कैसे हो सकती हैं? वो तो मर चुकी है। कहीं मैं भूत से तो नहीं बात कर रही? और आप तो इस दुनिया में थी भी नहीं, तो फिर आप अचानक से कैसे? मेरा मतलब ये सब कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आरोही एकदम बौखला गई थी।
उसे तो अभी भी गायत्री एक भूत लग रही थी, क्योंकि उसके साथ पिछले दिनों में जो कुछ भी चीजें हो रही थी, उसके बाद उसे पूरा विश्वास था कि वो भूतों को देख सकती है। पर गायत्री असलियत में ही वहां पर थी। करुणा तुरंत गुस्से में बोली, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है? तुम कैसे बोल सकती हो कि हमारी गायत्री मैडम मर चुकी है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये तुम्हारे सामने एकदम ठीक ठाक खड़ी है? ये जिंदा है, तो तुम फालतू की अफवाहों पर विश्वास मत करो। आरोही भी चौंकते हुए बोली, कैसे विश्वास ना करूं? जब मैंने शुरुआत से यही सुना है कि ये मर चुकी हैं, तो अब ये अचानक से कैसे प्रकट हो गई? यहाँ कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। गायत्री, जो आरोही का बर्ताव नोटिस कर रही थी, उन्होंने बड़ी शांति से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं जिंदा हूँ। जाहिर सी बात है, सबको यही लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, पर ऐसा नहीं है। गोयनका फैमिली मुझे भूलना चाहती है, पर मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगी। जब मैं उस घर को छोड़कर आई थी, तब शिवाय बहुत छोटा था, उसे किसी चीज की समझ नहीं थी, तो उसके पापा ने उसे बोला होगा कि मैं मर चुकी हूँ। पर सच्चाई कुछ और है। आरोही को अभी भी इस पूरी सिचुएशन पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ऑकवर्डली पूछा, तो क्या आप सच में शिवाय की माँ हैं? उसने ये सवाल उनसे शायद दूसरी या तीसरी बार पूछा था, क्योंकि इस बात पर बिलीव करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो वहीं गायत्री देवी, जिसने अभी तक काफी पेशेंस बनाई हुई थी, वो उसे काफी शांत तरीके से जवाब दे रही थी। पर अब वो खुद भी थोड़ा इरिटेट होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आरोही को उनकी बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। पर गायत्री उन लोगों में से नहीं थी जो बहुत जल्दी अपना आपा खो दे। वो शुरुआत से ही काफी शांत नेचर की रही थी। उन्हें लोगों को प्यार से समझाना आता था। गुस्सा तो उनके नेचर की आखिरी स्टेज थी। जब बात हद से बाहर निकल जाती थी, तभी उनके मुंह से हार्डली बुरे शब्द निकलते थे, वरना वो लोगों को प्यार से समझाने में ही विश्वास रखती थी। तो फिर वो आरोही पर गुस्सा कैसे कर सकती थी? और सबसे बड़ी बात, आरोही उनकी बहू थी। आरोही उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी गायत्री ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, मैं ही शिवाय की असली माँ हूँ, जिसने उसे जन्म दिया। मैंने ही उसे 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा। अब क्या तुम्हें इससे भी ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? अब क्योंकि गायत्री इतना कुछ कह रही थी, तो आरोही को उनकी बात पर विश्वास करना ही पड़ा। और फिर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। वैसे तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती थी, पर ये थोड़ी ज्यादा ही अजीब प्रॉब्लम थी। और उसे गायत्री के बिहेवियर से ये चीज तो पता चल गई थी कि वो जरूर उनसे बदला लेने आई है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब थी, पर सच्चाई भी यही थी। आखिर में गायत्री किस मकसद से वापस आई थी, और उन्होंने क्यों नहीं बताया कि वो जिंदा है? उनका आरोही से क्या लेना देना था? क्या वो आरोही को अपने प्लान का एक मोहरा बनाना चाहती थी? कैसे फेस करेगी आरोही इन सब का? आरोही का सामना शिवाय की असली माँ गायत्री से हुआ, जिन्हें देख वो एकदम शॉक हो गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन अचानक से शिवाय की माँ उसके सामने आ जाएगी। आरोही को जितना शॉक लग रहा था, अब उससे ज्यादा उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब गायत्री इतने सालों तक किसी के सामने नहीं आई, तो अब इस तरह से अपनी आइडेंटिटी शो करने का क्या मतलब था उनका? इससे तो एक ही चीज पता चलती है कि शायद वो किसी से बदला लेने आई थी। आरोही ने थोड़ा गुस्से में पूछा, अगर आप सच में शिवाय की माँ हैं, तो आप अब अचानक से उसकी लाइफ में क्यों आना चाहती हैं? जब आपने इतने टाइम से खुद को छुपाए रखा, तो अब सबके सामने आने का क्या मतलब? और आप शिवाय को छोड़कर क्यों चली गई थी? एक असली माँ अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? गायत्री उसकी बातें सुनकर गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें कुछ ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पहले से ही खुद को इन सब के लिए तैयार करके रखा था। वो हल्का सा हंसते हुए बोली, आरोही, माना कि तुम मेरी बहू हो और तुम्हें ये सब पूछने का पूरा हक है, पर वो क्या है ना कि अभी तक मेरा तुमसे वो कनेक्शन नहीं बना है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। फिलहाल मैंने तुम्हें अपने मतलब के लिए यहाँ बुलाया है। अगर इस बीच हमारा कोई कनेक्शन बना,
तो मैं जरूर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी, पर फिलहाल मुझसे ये सब मत पूछो। आरोही को समझ में आ गया था कि गायत्री भले ही दिखने में कितनी भी भोली क्यों ना हो, पर अंदर से वो काफी शातिर है। उन्होंने हर चीज के लिए खुद को पहले से ही तैयार करके रखा है, इसलिए उनसे निपटना आसान नहीं होगा। तो क्या आप ये सब कुछ मुझसे करवा रही थी? आरोही ने अपनी आवाज धीमी कर ली। पर क्यों? आपने इतने टाइम से मुझे क्यों परेशान कर रखा है? क्यों आप मुझे हर वक्त कंट्रोल करती रहती है? क्या जादू किया है आपने मुझ पर? गायत्री के चेहरे से मुस्कुराहट अभी तक नहीं गई थी। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू नहीं करवाया, पर इस टेक्निक के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, वरना फिर ये बात राज कैसे रहेगी। बस कुछ यूं समझ लो कि तुम्हारी एक चीज की वजह से मैं तुम्हें हर वक्त कंट्रोल कर पा रही थी। आरोही चिढ़ते हुए बोली, पर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही थी? आप इतने टाइम बाद वापस लौटी हैं, तो क्या आप शिवाय को बर्बाद करना चाहती हैं? आप शिवाय से बदला लेने आई हैं? और क्या आपने ही शिवाय की कंपनी में लॉस करवाया था ताकि वो पैसे आपको मिल सके? आरोही ने अपने सवालों की बौछार कर दी थी। उसके मन में काफी सारे सवाल थे और वो इन सब को सिर्फ गायत्री से ही क्लियर कर सकते थे। उसे इतना पता था कि वो बदला लेने आई हैं और उन्होंने शिवाय की कंपनी में लॉस करवाया, पर इन सब का कारण उसे अभी तक पता नहीं चला था। अगर गायत्री शिवाय को बर्बाद करने आई थी तो वो ये सब करने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। वो ऐसा नहीं होने देगी। पर कहीं गायत्री साइको तो नहीं थी? आरोही के सवाल सुन गायत्री को समझ में आ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो सामने सोफे पर जाकर बैठी और पीछे झुकते हुए अपनी मधुर आवाज में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, पर मैं भला अपने बेटे को बर्बाद क्यों करूंगी? इससे मुझे क्या मिलेगा? एक माँ कभी भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं शिवाय के पीछे ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो गोयनका ग्रुप को खत्म करना है, उन्हें बैंकक्रप्ट करना है, तभी मेरा बदला पूरा होगा। आरोही ये सुनकर शॉक्ड रह गई। आखिर में इसका क्या मतलब था? उसने उनसे पूछा, सीरियसली आप कह रही हैं कि आपको अपने बेटे को बर्बाद नहीं करना और आप एक तरफ ये भी कह रही हैं कि आपको गोयनका ग्रुप को बैंकक्रप्ट करवाना है? तो बात तो एक ही हुई ना, क्योंकि गोयनका ग्रुप शिवाय की कंपनी है, तो अगर उनकी कंपनी को नुकसान होगा तो शिवाय को भी तो नुकसान होगा। तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप अपने बेटे के खिलाफ नहीं हैं? आरोही को तो अब सच में गायत्री साइको लग रही थी, पर ऐसा नहीं था। गायत्री बहुत ही इंटेलिजेंट औरत थी। वो 53 की हो चुकी थी, पर अभी तक ना बिजनेस करना भूली थी और ना ही लोगों से डील करना। इस उम्र में आकर भी उन्होंने अपना रुबाब कम नहीं होने दिया था। गायत्री ने बड़ी खूबसूरती से अपना जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि मैं गोयनका ग्रुप को बैंकक्रप्ट करके छोड़ना चाहती हूँ, पर मेरा बेटा इन सब में सफर नहीं करेगा। जब एक बार उसकी कंपनी बंद हो जाएगी तो वो मेरी कंपनी VIP ग्रुप को टेक ओवर कर सकता है। मैं खुशी खुशी अपनी कंपनी अपने बेटे के नाम कर दूंगी। VIP ग्रुप? आरोही ने जब ये नाम सुना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वैसे तो वो फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना ध्यान नहीं देती थी और उसे कंपनी के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी, पर उसने VIP ग्रुप के बारे में बहुत बार सुना था। ये बहुत फेमस मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका पूरे साल का करोड़ों का टर्नओवर था। इस इंडस्ट्री के बारे में कौन नहीं जानता, पर आरोही को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो औरत उसके सामने बैठी है वही इस कंपनी की ओनर निकलेगी। इसका मतलब उसकी सास इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की मालकिन थी। आरोही इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि उसे ये सुनकर खुशी मनानी चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पर वो भी इस कंपनी में काम करने के सपने देखती थी। उसने अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दिए और अपना सर हिलाते हुए बोली, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि अगर आप शिवाय को अपनी कंपनी का ओनर बनाना चाहती हैं, तो ये आप वैसे भी तो कर सकती हैं। इसमें गोयनका ग्रुप को बर्बाद करने की क्या जरूरत है? आप उस कंपनी के पीछे क्यों पड़ी हैं? गायत्री ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ। मेरा बेटा मेरी बात मान भी लेगा, पर इससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा।
मैं सिर्फ गोयनका ग्रुप को बर्बाद नहीं करना चाहती, बल्कि उसकी जड़ राकेश गोयनका को बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं उस आदमी को सड़क पर लाना चाहती हूँ, उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उस इंसान ने मेरे साथ जितना बुरा किया है उतना शायद कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। इसलिए मैं उस आदमी को ऐसी जगह पर लाकर छोड़ना चाहती हूँ जहां वो मर भी रहा होगा तो उसे पानी तक नहीं मिलेगा। बहुत बुरी मौत मरेगा वो। आरोही उनकी बात सुनकर हैरान थी। उसने अभी तक गायत्री को अपना आपा खोते हुए नहीं देखा था, पर जैसे ही राकेश का नाम आया वो खुद को रोक नहीं पाई। उनकी बातों से ही पता चल रहा था कि वो राकेश से कितनी नफरत करती हैं। इतना जो एक इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी है। फाइनली उसे समझ में आ गया था कि ये साजिश क्यों रची जा रही थी। पर एक बात उसे
और वो भी चंद रुपयों के लिए? बिल्कुल नहीं। करुणा और गायत्री ने जब आरोही के एक्सप्रेशंस नोट किए तो उन्हें लगा उन्होंने उसे नीचा दिखा दिया है। अब आरोही वो पैसे एक्सेप्ट करके शिवाय को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। उन्हें लगा वो जीत गए, पर नहीं, आरोही ऐसा कैसे होने दे सकती थी। अभी तो असली खेल शुरू हुआ था। इतनी देर से गायत्री इस खेल की मास्टरमाइंड बनी हुई थी, पर अब आरोही की बारी थी। अब उसे कैसे भी करके बाजी अपने हाथ में लेनी थी ताकि वो सभी को कंट्रोल कर सके। ऐसा चक्कर चलाए ताकि सब कुछ काफी स्मूथली हो जाए और किसी को उस पर शक भी ना हो। उसने पूरी तैयारी कर ली थी कि उसे कैसे भी करके उन लोगों को अपने झांसे में फंसाना है। उसे कुछ ऐसी बात बोलकर उनसे अपनी बात मनवानी है। पूरा प्लान तैयार था। वो तो बस गायत्री को कुछ टाइम दे रही थी ताकि वो अपने मन की इच्छा पूरी कर ले। बोलने को तो वो उसकी सास थी, पर जब वही उससे अपनी बहू नहीं मान रही थी तो आरोही उन्हें वो इज्जत कैसे दे सकती थी? क्या चाल चलेगी आरोही? क्या वो इस बाजी को अपने हाथ में लेगी?